हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सिंह एमएमसी द इंजीनियर्स में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। कल जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे हम सामान्य रूप से इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे आज कृषि क्रांतियों के विषय में, फार्मिंग कल्चर के विषय में और खास तौर पे बागानी फसलों के विषय में, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाता है। वही दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बातचीत तो ये है, सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे कि कृषि क्रांति होती क्या है, आखिर कृषि क्रांति की क्या जरूरत पड़ी, इसके विषय में आइए पहले हम लोग थोड़ा एक परिचय समझते हैं। कहा जाता है कि हमारे देश में जब पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई, प्रथम पंचवर्षीय, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956, ये पहले पंचवर्षीय योजना का एक समय था और इसमें निर्धारित किया गया था, इसमें जो मॉडल था हैरल्ड डॉमर मॉडल था। हैरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना थी और इसमें कृषि क्षेत्र को, पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिला था। कृषि और पशुपालन क्षेत्र को ही हम लोग प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो कृषि और पशुपालन आता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के रूप में उसको हम देखते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रसन्न चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस साहब के मॉडल पर आधारित रही और यह सेकेंडरी सेक्टर के लिए समर्पित थी। सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस कारण तीसरा जो है समान रूप से पंचवर्षीय योजना है, जिसे हम तृतीय पंचवर्षीय योजना कहते हैं, सुखमय चक्रवर्ती के दिशा निर्देशन में मॉडल पर यह आधारित थी। लेकिन तीसरे पंचवर्षीय योजना का अगर हम समय देखें, ये 1961 से लेकर 1966 का समय था। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि 1961 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। इसी प्रकार 1966 के पहले 1965 में आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, यानी दो बड़े युद्ध हुए और इसके साथ साथ वर्षा की कमी रही, यानी मानसून ने भी साथ नहीं दिया। तो भारत में बहुत ही ज्यादा खाद्यांशों का संकट उभर कर सामने आया। जब यह संकट सामने आया तो हमारे देश में यह सोचा गया कि अब क्या किया जाए, इसके विषय में क्या सोचा जाए, क्योंकि परंपरागत खेती करने से वो समान रूप से जो भूखमरी है, वो जो खाद्यांशों का उत्पादन है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत में होने वाला। इसलिए सबसे पहले एम.एस. स्वामीनाथन ये हमारे देश के महान कृषि वैज्ञानिक थे। इनको लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे देश का किसान, हमारे देश का जो जवान है, वो पूरी तरह से जो है घबराया हुआ है और उनको हमें बल प्रदान करना है। स्वामीनाथन जी, आप किसानों को संभालिए और हम जवानों को संभालते, उन्होंने ये शब्द कहा और इलाहाबाद में ही आकर उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने 3 दिनों तक हल बैल के माध्यम से 3 दिनों तक खेतों की जुताई करते रह गए, जिससे एक मैसेज जाए कि देश का प्रधानमंत्री अगर कृषि कर सकता है तो जाहिर सी बात है किसान क्यों नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उनका नाम था विलियम गॉड। उन्होंने कटाक्ष किया था कि भारत में कोई भी दिक्कत आती है, भारत तुरंत जो है सामने दुनिया भर के देशों के सामने अपनी बात को, व्यथा को गाने लगता है। उसको यह नहीं समझ में आता है कि भारत में इतना ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड है और क्यों नहीं अनाजों का उत्पादन कर पाता। यह कटाक्ष किया था उन्होंने। लेकिन एम.एस. स्वामीनाथन के सहयोग से और लाल बहादुर शास्त्री जी के सहयोग से हमारे देश में 1965-66 ईस्वी में पहली बार हाइब्रिड खेती की गई। पहली बार ऐसी खेती की गई जिसमें वो बीज साइंटिफिक थे और उर्वरकों का बहुत उचित प्रयोग किया गया। उर्वरकों के साथ साथ विपणन की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो या फिर कृषि यंत्रों की व्यवस्था हो, सब की व्यवस्था के साथ इसकी जब शुरुआत की गई
तो वो समय आया 1970 ईस्वी का। 1970 ईस्वी तक हमारे देश में इतना ज्यादा उत्पादन हो गया, इतना ज्यादा उत्पादन हो गया कि अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक विलियम गॉड ने कहा भारत में तो हरित क्रांति होगी। इसका मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन कहा जाए कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया, विलियम गॉड ने किया। और दूसरी बात यह है कि हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है भारत में, तो एमएस स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है। वहीं विश्व परिदृश्य में देखें तो विश्व हरित क्रांति का जिन्हें जनक कहते हैं वो है नॉर्मन ई बोरलॉग साहब। इसलिए यहां से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप सभी लोग ध्यान में इसको रखकर जवाब देने का प्रयास करिएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख यानी भारत की या विश्व की प्रमुख कृषि क्रांतियों के विषय में। तो सबसे पहले अगर हम हरित क्रांति की बातचीत करें, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध दोस्तों आप देखेंगे गेहूं व चावल से। हरित क्रांति पूर्ण रूप से गेहूं और चावल के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रही। दूसरी बात यह है हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध आप देखेंगे डेयरी से है, डेयरी उत्पाद से है। अब डेयरी उत्पाद में तो बहुत सी चीजें आती हैं, दूध है, दही है, घी है, पनीर है, आप सभी लोग देखते हैं ये डेयरी प्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाली चीजें, ठीक है। हालांकि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब को श्वेत क्रांति का या ऑपरेशन फ्लड का, इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार सुनहरी क्रांति है, सुनहरी क्रांति का संबंध है फलों का उत्पादन। किसका उत्पादन, फलों का उत्पादन, ठीक है। इसी प्रकार अगर कहा जाए गोल्डन फाइबर, देखिए सुनहरी तो ये भी है, सुनहरी ये भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें फाइबर शब्द जुड़ गया, तो जब गोल्डन फाइबर हो जाए तो ये जूट के लिए हो गया, जूट उत्पादन के लिए हो गया। अब इसी प्रकार सिल्वर क्रांति, सिल्वर को हम लोग रजत कहते हैं, ये अंडा उत्पादन के लिए हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, अगर सिल्वर फाइबर शब्द जुड़ जाए, इसमें सिल्वर फाइबर शब्द जुड़ जाए तो इसका मामला हो जाएगा कपास से। कपास और जूट ये दोनों फैब्रिक चीजें हैं, और गोल्डन फाइबर तथा सिल्वर फाइबर इससे संबंधित चीजें आपकी होंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य से है दोस्तों, आप सभी लोग याद रखिएगा। नीली क्रांति के बाद आप सभी लोग ध्यान दीजिए, स्वीट क्रांति का शहद से संबंधित है, यानी स्वीट क्रांति का जो संबंध है वो शहद उत्पादन से है। आइए फटाफट और देखिए, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो है झींगा मछली से और प्याज से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। याद रखिएगा, टमाटर मांस से संबंधित है। यहां से देखिए एक एक करके चीजों को आपको समझना है। हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल से, श्वेत क्रांति का संबंध है डेयरी उत्पाद से है, सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन से है, गोल्डन फाइबर का संबंध जूट से है, सिल्वर क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, सिल्वर फाइबर का कपास पर, नीली क्रांति का मत्स्य पर, स्वीट क्रांति का शहद पर, गोल क्रांति का आलू, गुलाबी क्रांति का दोस्तों झींगा, लाल क्रांति का टमाटर। इसके बाद आइए कृष्ण क्रांति देखते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल से संबंधित है। यह चीज आपको यहां पर याद रखना है, किससे संबंधित है, बायोडीजल से संबंधित। तो यहां से अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी लोग बेहतर से बेहतर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। इसके बाद देखिए
इसके बाद अगर हम लोग देखें, विचार करें, तो फार्मिंग कल्चर की हम बातचीत करते हैं। फार्मिंग कल्चर, आखिर फार्मिंग कल्चर का संबंध क्या है, क्या होता है फार्मिंग कल्चर? तो जब वैज्ञानिकी तरीके से जब हम खेती किसानी करते हैं किसी जीव को लेकर या किसी वनस्पति को लेकर, उसी वैज्ञानिक विधि को ही हम फार्मिंग कल्चर कहते हैं। यह बात आपको याद रखना होगा। अब इसमें आप सभी लोग जैसे देखें, आपने नाम सुना होगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का नाम सुना गया होगा। सेरीकल्चर जिसे हम रेशम कीट उत्पादन से संबंधित मानते हैं। वर्मी कल्चर हो गया, इसको हम लोग किससे मानते हैं? तो वर्मी कल्चर हो गया केचुआ उत्पादन से संबंधित हो गया। इसी प्रकार हम लोग बातचीत करते हैं वेजी कल्चर के विषय में। वेजी कल्चर हो गया पेड़ पौधों से। यहां पर देखिए बहुत से लोग सब्जी वगैरह बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहां पर वेजिटेबल वाला नहीं है, वेजिटेशन वाला है, वेजी कल्चर हो गया। इसी प्रकार फ्लोरीकल्चर हो गया। फ्लोरीकल्चर का जो संबंध है वो फूलों के उत्पादन से है। इसी प्रकार से मोरीकल्चर की बातचीत करें, मोरीकल्चर के संदर्भ में अगर हम लोग बातचीत करें तो मोरीकल्चर है रेशा से संबंधित है। इससे संबंधित है, रेशा से संबंधित है। आगे ध्यान दीजिए, मेरीन कल्चर देखें। मेरीन कल्चर, मेरीन का मतलब होता है समुद्र, तो समुद्री उत्पाद से संबंधित हो गया। इसी प्रकार एपीकल्चर देख लीजिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो गया एपीकल्चर। आगे ध्यान दीजिएगा, ओल्वेरीकल्चर ये किससे संबंधित है? तो जैतून, याद रखेंगे, जैतून उत्पादन से। तो देख लीजिए, सेरीकल्चर हो, वर्मी कल्चर हो, वेजी कल्चर हो, फ्लोरीकल्चर हो, मोरीकल्चर हो, मेरीन कल्चर हो, एपीकल्चर हो, अल्वेरीकल्चर हो, और आप देखेंगे विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से या अंगूर उत्पादन से। ठीक है। पीसीकल्चर किससे है? याद रखिएगा, मछली पालन से है दोस्तों। ठीक है। एक्वाकल्चर का संबंध किससे है? तो एक्वाकल्चर आपका हो गया जल कृषि। इसमें सिंघाड़ा हो गया, इसी में जो है झींगा मछली हो गया, केकड़ा हो गया, ये तमाम जो चीजें होती हैं, इस प्रकार की जो खेती होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्वा। जिस शब्द में एक्वा लिखा रहे या फिर हाइड्रो शब्द लिखा रहे, जान लीजिए कि उसका संबंध जल से है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग यहां पर बहुत बेहतर से बेहतर चीजों को किए होंगे, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दो तरह के प्रश्न यहां पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा बनता है, श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? ये पहला क्वेश्चन है। तो अब देखिए ऑप्शन इसमें दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन दिया रहेगा। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन है कैलाश सांखला दिया रहेगा। तीसरा विलियम गॉड दिया रहेगा। विलियम गॉड हो गया। अच्छा, चौथा हो गया डी ऑप्शन जिसे कहेंगे। डी ऑप्शन पर आप देखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। अब आप इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा। ये हम आप पर छोड़ते हैं कि श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। आप सभी लोग जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, जवाब दीजिएगा, उसको मैं एक बार देखूंगा, और अगर सही हुआ तो जान लीजिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जो हमने आपको पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सही मिलान कीजिए
अब ये सही मिलान आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ लिखा हुआ है क्रांति यानी कृषि क्रांति और दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्षेत्र। ठीक है, सभी लोग यहां पर विचार करेंगे। ABCD, इसके सामने लिखा हुआ गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन, रजत क्रांति, कृष्ण क्रांति, इसी प्रकार से आप देखेंगे सुनहरी क्रांति। ठीक है, सामने दिया हुआ है, इनको ध्यान दीजिए। सामने दिया है गोल क्रांति के सामने देखिए फल का उत्पादन, क्या ऐसा है? रजत के सामने दिया हुआ है बायोडीजल, क्या ऐसा है? कृष्ण के सामने दिया हुआ है अंडा उत्पादन और सुनहरी के सामने लिखा हुआ है आलू उत्पादन। आप सभी लोग इस पर विचार करिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने रहे, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें क्रांतियों के नाम हो सकता बदल दे या फिर फार्मिंग कल्चर के समान रूप से नाम बदल दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का जो मोड है, प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है, वो कुछ इसी प्रकार से रहेगी। ठीक है, आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ क्रॉप्स। इसके विषय में सबसे पहले हमें ध्यान देना है। मैंने आपको कल कहा था कि भारत में लगभग सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में लगभग महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। गर्मी के समय खूब गर्मी, ठंड के समय ठंड पड़ती है, बारिश के समय खूब बारिश होती है, जब बारिश नहीं होती है तो फिर बारिश नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि भारत महाद्वीपीय जलवायु वाला देश है। और जब भारत कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक जो कंडीशन वाला कंट्री है, इसका मतलब यह है कि भारत में साल भर लगभग प्रत्येक सीजन में फसलें बोई जाती होंगी। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अगर हम लोग देखें, जलवायु के आधार पर भारत में फसलों की उत्पादन को यदि हम लोग देखें, तो सबसे पहले पाएंगे कि उत्पादन के आधार पर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर आपको मिलता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्या रहता है? रबी की फसल। रबी की फसल रहता है। और तीसरे नंबर पे क्या है? तो जायद की फसल है। जायद की फसल, पहला खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल, तीसरा जायद की फसल। अब प्रश्न यह है कि रबी की फसल किसे कहते हैं? इसको इतना अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को यहां से क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार कोई समस्या ना आए भाई। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, खरीफ की फसल के विषय में आपको बता दूं कि हमारे देश में जब मानसून आता है, हमारे देश में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, मानसून प्रारंभ होते ही जो फसलें बो दी जाती हों, हमारे देश में मानसून प्रारंभ होते ही जो फसलें बो दी जाती हों तथा मानसून समाप्त होने पर काट ली जाती हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे देश में मानसून प्रारंभ होते ही, मानसून कब प्रारंभ होता है? मानसून कब प्रारंभ होता है? तो आप देखेंगे जून जुलाई में प्रारंभ होता है, जून जुलाई में। तो ऐसी फसलें जो मानसून के प्रारंभ होते ही अर्थात जून जुलाई में बो दी जाती हों तथा मानसून समाप्ति पर अक्टूबर नवंबर पर काट ली जाती। अब इन फसलों के लिए देखिए, वर्षा की अगर हम बातचीत करें, वर्षा की लेकर बातचीत करें तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की लगभग वर्षा की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर की अगर बातचीत करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर आप देखेंगे लगभग 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। यानी पर्याप्त आर्द्रता चाहिए और पर्याप्त गर्मी चाहिए, इन फसलों की खूबी। अब इसमें उदाहरण के रूप में अगर हम लोग बातचीत करें, उदाहरण के रूप में आप चावल को देख सकते हो, आप चावल को देख सकते हो, आप समान रूप से ज्वार को देख सकते हो, बाजरा को देख सकते हो, तिल हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग अन्य फसलों की बातचीत करें तो अन्य फसलों में मूंगफली हो गया, अन्य फसलों में मूंगफली हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, इसी प्रकार से मूंग हो गया, उड़द हो गया।
ये सब ऐसी फसलें हैं जो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा। दूसरी फसलें हैं, अब देखिए खरीफ की फसलें कहां बोई जाती हैं, लगभग पूरे भारतवर्ष में बोई जाती, कोई दिक्कत नहीं है। खास तौर पे उत्तर भारत में ये फसलें ज्यादा बोई जाती हैं। रबी की फसल किन्हें कहेंगे? वे फसलें जो शीतकाल के अर्थात ठंड के प्रारंभ होते ही नवंबर दिसंबर में खेतों में बो दी जाती हों और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हूं, यानी ठंड की समाप्ति पर काट ली जाती हूं। तो प्रारंभ होते ही जब बोई जाती है, इसका मतलब प्रारंभ में ठंडी की आवश्यकता है, लेकिन जब पकने का समय आता है तो इनको भी गर्मी की आवश्यकता पड़ती। इनके लिए टेम्परेचर की जब हम बातचीत करें तो लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है, और नमी की अगर बातचीत करें तो 80 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता। अब इसमें गेहूं हो गया, चना हो गया, मसूर का नाम सुनो, गेहूं, चना, मसूर, मटर का नाम आलू हो गया, इसी प्रकार सरसों हो गया। ये सब जितनी फसलें हैं ये सभी के सभी आपके रबी की फसल के अंतर्गत आती। इसी प्रकार अगर हम लोग जायद की फसल की बातचीत करें, जायद क्रॉप क्या होती हैं, जायद की फसलों के विषय में बातचीत करें, तो पहली बात तो यह है कि इन फसलों को हम रबी और खरीफ फसल की सब्स्टिट्यूट क्रॉप कहते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि यहां पर अगर हम लोग किसी फसल को नहीं उगा पाए हैं, यहां पर भी नहीं उगा पाए हैं, तो जायद की फसल में हम क्या करेंगे, उसको उगाने का प्रयास करें। अब जैसे देखिए खरीफ की फसल में भी आप सभी लोग जानते हैं कि मूंग उड़द उगाई जाती है और यहां पर भी उगाई जाती है। इसी प्रकार तरकारी वाले जो फसल होती हैं, जैसे खरबूज है, तरबूज है, इसी प्रकार भिंडी है, नेनुआ है, तमाम ऐसी जो है फसलें होती हैं, इसका उत्पादन इसी के अंतर्गत होता है। ये हाई इरिगेटेड क्रॉप होती हैं, यानी उच्च सिंचित फसलें मानी जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए हम सबसे पहले कुछ ऐसे फसलों के विषय में पढ़ेंगे जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागानी फसलें, और सबसे पहले हम कॉफी के विषय में पढ़ें। कॉफी जिसे कहवा भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कॉफी के विषय में अगर हम लोग आपसे बातचीत करें तो ये आपके समान से स्क्रीन पर देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बन गया होगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। कहा जाता है कि जब स्पेन और इटली से दक्षिण अमेरिका में माइग्रेंट लोग किए, यानी प्रवास लोग किए, तो ब्राजील में सबसे पहले उनको कहवा मिला। यानी यहां से क्लियर हो जाता है कि कहवा ब्राजील मूल का पौधा है, ब्राजील मूल का पौधा है। और यूरोपीय लोग अपने उपनिवेशवाद को दुनिया भर में बढ़ाते गए। तो जैसे मान लीजिए किसी अंग्रेज की या किसी यूरोपियंस की पोस्टिंग अफ्रीका हुई, अफ्रीका से एशिया हुई, तो अपने साथ वो कहवा लेकर चला गया, कहवा के जो बीज है लेकर चला गया, और आज पूरी दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि है। तो अगर मैं कहवा की बातचीत करूं तो कहवा ब्राजील मूल का पौधा है, ब्राजील मूल का पौधा है। और ब्राजील उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय उसे कहते हैं जिसका विस्तार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहां पर आपको समझना है। अब रही बात भारत की बातचीत करें, भारत की बातचीत करें कॉफी के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो कहा जाता है कि भारत के विषय में दोस्तों बातचीत करें तो यहां से कहा जाता है कि एक अरब का फकीर आया था भारत में, अरब के फकीर का आगमन हुआ था और उनका नाम था बाबा बूदन। बाबा बूदन के द्वारा अरब से हमारे देश में सबसे पहले कर्नाटक के चिकमंगलूर क्षेत्र में कहवा को बोने की शुरुआत मिलती है, और इसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है वो बाबा बूदन साहब को ही जाता है। बाबा बूदन को भारत में कॉफी उत्पादन का सबसे पहला श्रेय जाता है। आज अगर हम लोग बातचीत करें तो भारत में संपूर्ण विश्व के कुल कॉफी का 2.2% के आसपास कॉफी हमारे देश में अकेले होती है। यानी 100% अगर दुनिया भर में कॉफी का उत्पादन होता है तो हमारी हिस्सेदारी मात्र 2% के आसपास है। लेकिन हमारे देश में जो कॉफी होती है वो दो किस्मों की होती है, एक होता है रोबोस्टा और दूसरा होता है अरेबिका। एक होता है रोबोस्टा और दूसरा होता है अरेबिका। ये दो किस्में हैं कॉफी की जो इतनी ज्यादा एरोमेटिक है, इतनी ज्यादा सुगंधित है कि विश्व भर में इनकी समान रूप से डिमांड बनी रहती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में
पहला क्वेश्चन आ जाए कि कॉफी किस मूल का पौधा है, तो ब्राजील मूल का पौधा है। भारत में कॉफी लाने का श्रेय किनको जाता है, तो बाबा बुदन को जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे भारत विश्व के संपूर्ण कॉफी उत्पादन का कितने प्रतिशत कॉफी उत्पादन करता है, तो आप देखेंगे लगभग 2.2% के आसपास करता है। भारत में कॉफी स्टेट किसे कहते हैं, तो कॉफी स्टेट सबसे ज्यादा चूंकि कर्नाटक में ये कॉफी उत्पादित होती है, इसलिए कर्नाटक को भारत का कॉफी स्टेट कहा जाता है। किस जलवायु वाला पौधा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। प्यारे बच्चों, एक बार मुझे कर्नाटक जाने का मौका मिला और मैं वहां पर गया था चिकमंगलूर में, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर मुझे भी जाने का मौका। मैंने देखा कि वहां के जो किसान हैं उन्होंने क्या किया कि जब कॉफी का जब सामान्य रूप से खेती होता है तो उसमें छोटी छोटी हरे रंग की बेरी लगती है। हरे रंग की जो बेरी लगती है धीरे धीरे वो पकती है तो वो लाल हो जाती है और उसको फिर वो आसानी से के साथ उसको तोड़ लिया जाता है। छोटी छोटी बेरी के समान होता है। अब इसके बाद उसको जैसे जैसे सुखाया जाता है उतना ज्यादा जो है चॉकलेटी कलर की हो जाती है, ब्राउनिश कलर की हो जाती है। फिर भूना जाता है, भूनने के बाद फिर उसको पीसा जाता है, पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है और छोटे छोटे से पैक से लेकर बड़े बड़े पैकिंग तक जो है करके उसका सामान रूप से हर जगह विस्तार कर दिया जाता है। तो यहां से मैं आपको बता दूं कि कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो सामान्य रूप से उलझे हुए मन को कहते हैं कि एक बार ये सुलझाने का प्रयास करता है। तो कॉफी हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कॉफी के विषय में आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। हालांकि कॉफी का जो उत्पादन है कर्नाटक के अलावा केरल राज्य में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, पर्याप्त मात्रा में कॉफी का उत्पादन होता है। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को कॉफी के विषय में बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब इसके बाद देखिए हम बातचीत करते हैं चाय के विषय में, यानी टी के विषय में। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो चाय है वो चीनी मूल का पौधा, यानी चीनी मूल का पौधा है। ठीक है। चीन में एक पठार है जिसका नाम है यूनान पठार। चीन के यूनान पठार में सबसे पहले इस प्रकार के पौधे का उत्पादन किया गया और धीरे धीरे चूंकि भारत में मंगोलों का आक्रमण हमेशा होता रहा, आप इतिहास को खंगाल के देख सकते हैं, मंगोलों का आक्रमण होता रहा। तो जो मंगोल थे चूंकि चाइनीज और मंगोलिया से आए होते, उन्होंने अपने साथ उस चाय की पत्ती को, चाय के बीज को सामान्य रूप से भारत लाना प्रारंभ किए और असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया। इन तमाम राज्यों में उन्होंने अपने प्रवास के दौरान चाय के उत्पादन को बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि जो चाय है असम में अगर आप चले जाइए तो आपको डिब्रूगढ़ है, मार्गरीटा क्षेत्र है, सुरबा घाटी है, रैंप घाटी है, इसी प्रकार से दार्जिलिंग का नाम सुने होंगे, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी हो गया, आपका कोलिम्पोंग हो गया। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में चाय का उत्पादन होता है। चाय में निकोटिन होता है। मैं फिर से आपसे कह दूं कि उलझे हुए मन को ये थोड़ा सुलझाने का प्रयास करता है, यानी एक तरह से आलस्य को त्याग देने की जो है ये समान रूप से स्थिति को बढ़ाता है ना। तो ये आपका चाय के लिए हुआ। चाय के विषय में अगर कहा जाए कि भारत में टी स्टेट किसे कहा जाता है, भाई कॉफी स्टेट तो कर्नाटक आप जान गए, टी स्टेट किसे कहते हैं तो असम को कहा जाता। असम इसका सही जवाब है। ठीक है। तो असम में इसका सही जवाब है। चाय चाइनीज मूल का पौधा है। इसकी भी भारत में दो किस्में हैं, एक असमिया है तो दूसरा बोहिया है। असमिया चाय है और बोहिया चाय है। कहा जाता है कि भारत के पूर्वी भाग में अगर कोई गया और असम की चाय ना पिया ना लाया तो इसका मतलब यह नहीं माना जाता है कि वो असम गए। तो असम की संस्कृति ही बागानी फसलों की है। इसी प्रकार कर्नाटक की जो संस्कृति है बागानी फसलों की है। एक जगह कॉफी होता है तो एक जगह चाय होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पेय पदार्थ वाली फसलों के विषय में आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों कैसा लगा आप जरूर बताने का प्रयास करिए। आज यहीं तक। जय हिंद।